हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री जो कि 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी से संबंधित है, आज पूरा हिस्ट्री जिस पार्ट 1 हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये पूरा हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है और ये हड़प्पा कालीन और पुरातत्वकालीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। साथ ही साथ ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी पूरी तरीके से कवर करता है। आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश एडिशन पार्ट 1 को कवर करेंगे। 12वीं कक्षा से संबंधित यह पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और अन्य प्रकार के स्टेट बोर्डों के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में थीम 1 जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशंस। फिर उसके बाद किनशिप, कास्ट एंड क्लासेस, अर्लियर सोसाइटीज़। उसके बाद थीम 4 थिंकर, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट 600 BCE टू 600 CE। BCE का फुल फॉर्म यदि आपको न पता हो तो हम बता देते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा। और CE का फुल फॉर्म होता है क्रिश्चियन एरा। उसके बाद पार्ट 2 में थीम 5 थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब जो हमारे ट्रैवलर्स के द्वारा लिखा गया वृतांत है, जो ट्रैवलॉग है, बेसिकली ट्रैवलॉग क्या होता है। ट्रैवलॉग दीज आर द रिटन डॉक्यूमेंट बाय ट्रैवलर। इसके द्वारा जो भी परसेप्शन है सोसाइटीज़ का 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और फिर थीम 6 जिसमें भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियन बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, जो कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के बीच का पार्ट है, उसे हम कवर करेंगे दूसरे पार्ट में। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या कवर करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में जो थीम 9 है उसमें कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चिव्स। कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद वो होता है जब कोई मजबूत देश या स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अपने से कम मजबूत देश या कमज़ोर देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो उसे कॉलोनियलिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कंट्री साइड जो कि हमारा जो ग्रामीण परिक्षेत्र है, या फिर जो कॉलोनियलिज्म के बाद जो भारतीय पृष्ठभूमि किस प्रकार रही, इसके बारे में पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थीम 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवेल एंड द राज, मतलब जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुआ। हम लोगों को विदित है कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, जिनमें उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने भारतीयों को एक प्रकार का नीच मनुष्य की संज्ञा दी और उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट भी किया। कई प्रकार के बर्बरता को सहने के पश्चात जब लोगों ने उनके विरुद्ध बगावत की चिंगारी भड़का दी, तब उन्होंने बड़े ही क्रूरता के साथ 1857 की क्रांति, जिसे भारत की स्वतंत्रता से संबंधित पहली क्रांति मानी जाती है, यानी कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, उसको बड़े ही क्रूरता के साथ दबा दिया। तो थीम 10 में हम लोगों को यही पढ़ना है, रिवेल एंड द राज। रिवेल एंड द राज एक बुक भी है जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद थीम 11 में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। 1915 से लेकर 1947 तक का जो एरा है उसे महात्मा गांधी एरा कहा जाता है। इसमें महात्मा गांधी की भूमिका सबसे उत्कृष्ट रही। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, जो कि 1857 या उससे पूर्व के दौरान होने वाली क्रांतियों से बिल्कुल भी भिन्न था।
और उस परिक्षेप में, उस दौर में महात्मा गांधी के द्वारा यह लिया गया डिसीजंस अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सत्ता को अपने नियंत्रण में करना या फिर उनसे अपनी बात मनवाने का यही एकमात्र उचित तरीका था, जिसका महात्मा गांधी ने पालन किया और अंततः उन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो थीम 11 में महात्मा गांधी और उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके नेशनल मूवमेंट्स, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बियॉन्ड, मतलब उसके आगे का जो भी मूवमेंट है, मेन मूवमेंट जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक था, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद थीम 12 के अंतर्गत फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। थीम 12 में जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेजों ने भारत को छोड़कर जाना स्वीकार कर लिया, तब भारत में अपने शासन को चलाने के लिए कोई निश्चित प्रारूप, कोई निश्चित रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट नहीं था, जिन्हें निश्चित करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। इस संविधान सभा में सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व शामिल था, मतलब सभी प्रोविंसेस का रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, और साथ ही साथ कई कमिश्नरीज, डायरेक्टरेट एंड वर्तमान में जो पाकिस्तान है पूर्व में, उसके भी प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा के हिस्सा थे। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। संविधान सभा की घोषणा नवंबर 1946 में हो गई थी। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेशन, नवंबर 1946। नवंबर 1946 में ही भारतीय संविधान सभा के निर्मित करने की घोषणा हो गई थी। 6 दिसंबर को यह निर्मित हुआ। 9 दिसंबर को पहला इसका अधिवेशन हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा इसके इंटरिम प्रेसिडेंट चुने गए। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट रहे। तो आज संविधान सभा के निर्मित होने के साथ भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया और सारा शासनकाल संविधान के अनुसार ही चला, ऐसा यह निश्चित किया गया। तो चलिए, ये था कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। इससे पहले कि हम लोग इस सीरीज़ शुरू करें, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग नज़र डालते हैं थीम 1 पर, मतलब फर्स्ट चैप्टर, जिसमें दिया हुआ है ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बिट्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, बिट्स का मतलब होता है मनका, बोन्स हड्डी। ये हड़प्पा सभ्यता की ये 3 प्रमुख विशेषताएं थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य सभ्यता से एक अलग सभ्यता बनाती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशंस में कई ऐसे चीज़ें खोजी गई हैं, कई ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो कि उस समय उपस्थित होना एक अतिशयोक्ति से परिपूर्ण समझा जा सकता है, क्योंकि उस समय ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही उस समय इतने इनोवेशंस हुए थे, जिसके कारण इन वस्तुओं को बना पाना संभव था। परंतु हड़प्पन काल के दौरान इस प्रकार की वस्तुएं मिलना अपने आप में एक हैरत कर देने वाली बात है। चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। हड़प्पन सील्स इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि हमने कहा कि हड़प्पा सील्स, जो हड़प्पा की मोहर मिली है, ये देखिए, ये है हड़प्पा की मोहर। फिगर नंबर 1.1 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स यहाँ पर अंकित किए गए हैं, जिसमें देखिए कई प्रकार के चिन्ह और कई प्रकार के चित्र अंकित किए गए हैं। इन चित्रों को पिक्टोग्राफिक लिपि में बनाया गया है। इन चित्रों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। मुख्य रूप से इन चित्रों को भावचित्रात्मक लिपि कहा जा सकता है।
बेसिकली ये चित्र जो थे वो दाएं से बाएं की तरफ दाएं से बाएं की तरफ लिखे जाते थे, जबकि बाएं से दाएं की तरफ बेसिकली ये चित्र बाएं से दाएं की तरफ लिखे जाते हैं, जबकि हड़प्पा काल के दौरान मिला गया मोहर इसके ठीक विपरीत था। आइए आगे चलते हैं। मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड द स्टीटाइट सील्स लाइक दिस वन often contain animal motifs and signs from a script that contain undeciphered, yet we know a great deal about the life of the people who lived in the region from what they have left behind. Their houses, forts, ornament, tools, seals, in other words, from archaeological evidence. Let us see what we know about the Harappan civilizations and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. Of course, there are some aspects of civilization that are yet known and many even remain so. कहने का मतलब है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो चित्र मिले, जो सील्स मिली, जो एनिमल्स के मोटिव्स मिले, जो साइंस मिले, जो स्क्रिप्ट्स मिले, वो अभी तक अनडिसिफर्ड है, मतलब उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक वो अननोटिस्ड हैं। लेकिन इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दे मेक ए गुड डील वाइल क्रिएटिंग एन इनोवेटिव थिंग्स, वाइल मेकिंग एन इनोवेटिव मटेरियल्स। इसका मतलब है कि वे इनोवेशन, नवीकरण के सिद्धांत को उस समय भी पालन करते थे। वे नवीनता से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। उनके लाइफस्टाइल, उनके जीवन की शैली, उनके रहने का ढंग, उन्होंने जो छोड़ कर गया, जैसे कि हाउस, घर, पॉट्स यानी मिट्टी का बर्तन, ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण, टूल्स यानी कि जो औजार और सिक्के थे। इन अदर वर्ड्स, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो उन्होंने पुरातात्विक अवशेष के रूप में छोड़ कर गया, वह देखने पर यह पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस का जो मटेरियल्स था वो अनइंटरप्रेटेड था, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उस समय इस प्रकार की वस्तुओं को निर्मित कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला था। हड़प्पन सिविलाइजेशंस देखा जाए तो आज के ज़माने के आधुनिक टेक्नोलॉजीज से बने वस्तुओं के समकक्ष कई प्रकार के वस्तुओं की तुलना करते थे। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में, हम लोग व्याख्या करेंगे इसके बारे में, देखेंगे कि किस प्रकार की इन वस्तुओं ने हड़प्पा सिविलाइजेशंस के लोगों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाला, उनकी जीवन शैली किस प्रकार थी। अब हम लोगों के पास कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जो कि अननोन हैं, बट उनके भाव के द्वारा, उनके द्वारा छोड़े गए रिमेन्स से हम लोग इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनके जीवन शैली किस प्रकार रही होगी, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन शैली के ढंग को बेहतर तरीके से बनाया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। टर्मिनोलॉजी, कुछ शाब्दिक अर्थ हैं जो कि प्लेसेस और टाइम से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन is also known as the Indus Valley Civilization. The term Harappa is derived from the place where civilizations was identified. The total time span of civilizations range from 6000 BCE to 1300 BCE. The early phase, termed as the early Harappan, 6000 BCE to 2600 BCE, is a formative phase of the civilization. The urban phase of civilizations, termed as mature Harappan civilizations, which range from 26 BCE to 1900 BCE, is the most prosperous phase. The decline of civilizations start around 1900 BCE. This decadent phase, 1900 BCE to 1300 BCE, is termed as the late Harappan. The distinction Harappan poetry, bricks, baked and unbaked, seals, beads, coppers and bronze articles belonging to the Harappan civilizations have been found in the region as a part Afghanistan, Balochistan, Sindh, Punjab, provinces of Pakistan, Indian state of Jammu and Kashmir, Punjab, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी इन जगहों से इस प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशंस को इंडस वैली सिविलाइजेशंस के नाम से जाना जाता था। इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मुख्य रूप से इंडस वैली यानी इंडस रिवर के इर्द गिर्द फ्लोरिश हुई थी।
इंडस रिवर मुख्य रूप से 5 नदियों को मिलकर बना हुआ था। उस समय इंडस को मिलाकर 7 नदियाँ इंडस के द्वारा प्रवाहित होती थी, परंतु मुख्य रूप से अभी भी 5 एग्जिस्ट करती हैं जो कि भारत में फ्लो करती हैं और पंजाब में जाकर मिलती हैं। पाकिस्तान के पंजाब में जाकर इन 5 नदियों का मेल होता है और फिर जाकर ये संयुक्त धारा सिंधु के रूप में अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो हड़प्पा या इंडो वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, चूँकि सबसे पहली खोज हड़प्पा में ही हुई थी, इसलिए हड़प्पा के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। यह मुख्य रूप से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो लाइफ स्पान है वो 1660,000 BC, मतलब 6000 ईसा पूर्व से लेकर 26 मुख्य रूप से 1300 BC तक है, जबकि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशंस का जो टर्म है, टेनियर है, वो 6000 से लेकर 2600 BC तक, और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशंस का टेनियर है वो 2600 BC से लेकर 1300 BC तक। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशंस में हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्रारूप नवीन था। उस समय उसका विकास उतना नहीं हुआ था, वो अपने विकास के मार्ग की ओर अग्रसर था, जबकि लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा संस्कृति का विकास पूरी तरीके से हो चुका था। वह पूरी तरीके से अपने नवीन रूप को धारण करने के लिए तैयार था। सभी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होने लगे थे। पोएट्री ब्रिक्स मतलब ईंटों का निर्माण होने लगा था, मटकों का निर्माण होने लगा था। ईंट 2 प्रकार के बनाए जाते थे, जिसमें बेक्ड और अनबेक्ड, यानी एक पका हुआ, दूसरा जो पका हुआ नहीं था। सील्स, वेट्स मतलब मुहर, माप तौल की इकाई, मुख्य रूप से अभी तक के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार माप तौल की इकाई सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हड़प्पावासी ही थे। बीड्स यानी मनकों का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। मुख्य रूप से मनके निर्माण करने की जो फैक्ट्री थी वो चनहुद्रों में थी। इसकी कई वस्तुएं भारत और पाकिस्तान के विभिन्न और अफगानिस्तान के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंसेस और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे गुजरात जैसे स्टेटों में मिले हैं। तो ये देखिए, ये कुछ कुल मिलाकर मैप है जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशंस पाए गए हैं। वहाँ से ये इन जगहों से वस्तुओं का निष्कर्षण हुआ है, इन जगहों से इन वस्तुओं को प्राप्त किया गया है, जिससे इस बात का ज्ञान होता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इन्हीं क्षेत्र के इर्द गिर्द फ्लोरिश हुई होगी। मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगुलर शेप में यह सभ्यता फ्लोरिश हुई है, और कुल मिलाकर लगभग 13 से 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका कुल एक्सटेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। गुजरात में आएंगे तो नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ये 3 क्षेत्र हैं। धौलावीरा, ये 4 क्षेत्र हैं जो गुजरात में अवस्थित हैं। ऐसे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई क्षेत्र फाउंड किए गए हैं, लेकिन कुछ मुख्य क्षेत्रों को याद कर लेना अत्यधिक आवश्यक होगा। इनके स्टेट से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अतः इन प्रश्नों का उत्तर याद रहने पर व्यक्ति को सरलता से अपने परीक्षा में अपने विद्वता के द्वारा एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए सहूलियत मिलेगी। फिर उसके बाद सूतकेंद्रागुर, मोहनजोदड़ो कोट दीजिए, इंदस, गैंडरीवाला, सतलुज के निकट हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम, उसके बाद इसके निकट मांडा, बनवाली, कालीबंगन, मिथल, मिताथल, राखीगढ़ी, ये सब थे। अतः अगर आप लोगों से पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फ्लोरिश हुई है, तो आप लोगों को जवाब देना होगा इंडस। वहीं अगर आप लोगों से ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी से संबंधित नहीं है, तो इंडस और इसके 5 ट्रिब्यूटरी, जो कि पहला है झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा सतलज, चौथा रावी, 5वां ब्यास। झेलम और उसके ट्रिब्यूटरी के निकट
हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि किस नदी के किनारे नहीं हुआ है, तो इन नदियों के अतिरिक्त और जो दूसरा नदी होगा वही आपका उत्तर होगा। अतः आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और सरलता से इसका उत्तर देख रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिगनिंग्स, किस प्रकार से हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने अपने जीवन शैली को सुधारना शुरू किया था, किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन जीने के नए नए तरीक़ों का पता चला, किस प्रकार से उन्होंने इनोवेशंस किए, किस प्रकार से व्यक्तियों के मन में आधुनिक समाज के प्रति एक प्रकार का नवाचार उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उन्होंने इन प्रकार के इनोवेटिव वस्तुओं को, इस प्रकार के आवश्यक वस्तुओं को, जो कि व्यक्ति के मुख्य रूप से जीवन शैली, जीवन जीने के तरीक़ों को सुधारने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसका इन्वेंट किया, उसका आविष्कार किया। तो चलिए आइए देखते हैं। देयर वेर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन्स। दीज कल्चर्स वेर एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोएट्री, evidence of culture and pastoralism, and some craft settlements were generally small and there were virtually no large buildings. The recent archaeological evidence also indicates the emergence of Harappan cultures from early farming community dated around 7000 BC. The urban phase mature Harappan was a consequent result of the gradual transformation and internal development of the civilization during the early Harappan phase. यानी ये कहता है कि कई सारे हड़प्पन कल्चर जो कि पहले फ्लोरिश हो गए थे, यानी अर्ली हड़प्पन फेज में फ्लोरिश हो गए थे। उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन उतना मैच्योर नहीं था। उस प्रकार के कल्चर्स में मुख्य रूप से पोएट्री यानी मटके बनाने के निर्माण की कला, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कार्य, पास्टोरलिज्म यानी कि गोचारण, यानी कि जो पास्चर, गायों के लिए जो पास्चर की खोज या फिर पास्चर का प्रबंध करने की जो विधि है, कुछ क्राफ्ट सेटलमेंट्स यानी कुछ अन्य प्रकार के कारीगरी जो कि छोटे पैमाने पर की जाती थी, जिसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े बिल्डिंग्स सम्मिलित नहीं थे, उन सब का ज्ञान उन्हें प्री मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हो गया था। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के परिपक्व होने से पहले, अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, यानी कि वो अंडर मैच्योर है। जबकि लेटर हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पा का जो फॉर्मेट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फॉर्मेट है, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका था। वहाँ का इनोवेशंस अपने पीक पर पहुँच चुका था। लोगों के द्वारा कई तरह के इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन हो चुका था। अतः यही कह रहा है कि उस समय तक अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन तक लोगों को कुछ हद तक, यानी कि अल्प मात्रा में इन चीज़ों का ज्ञान था, जिसमें पोएट्री, एग्रीकल्चर, पास्चोरलिज्म, क्राफ्ट शामिल थे। एंड देयर वेर नो वर्चुअली लार्ज बिल्डिंग। उस समय अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते थे, ईंटों के बिल्डिंग्स नहीं होते थे। उस समय व्यक्ति एक प्रकार का देखे तो साधारण या अपरिपक्व सभ्यता के लोगों के जैसा व्यवहार करता था, जबकि लेटर सिविलाइजेशंस में यह प्रारूप बिल्कुल चेंज हो गया। The recent archaeological evidence also indicates the emergence of Harappan cultures from early farming community dated 700 BC. The urban phase, mature phase, was consequent result of the gradual transformation development during the Harappan phase. यानी कि अर्ली सिविलाइजेशंस में लोगों के द्वारा मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता था, जो कि कृषि कार्य न्यूलिथिक फेज से शुरू हुआ था और उसके बाद कृषि कार्य निरंतर चलता रहा था। लोगों ने अपने जीविका का साधन उस समय के बाद से कृषि कार्य को ही बना लिया। उसके बाद जब अर्बन फेज आया, हड़प्पा का फॉर्मेट जब कुछ मैच्योर हुआ, तब लोगों ने एग्रीकल्चरल शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट की ओर अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपना चेंजेस किया, जिसमें आर्टिस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का फॉर्मेशन, पोएट्री फॉर्मेशंस, ब्रिक्स फॉर्मेशंस, बीड्स फॉर्मेशंस, सील्स फॉर्मेशंस, इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया। सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी मतलब उस समय के लोगों के द्वारा अपने जीवन शैली को विकसित करने के लिए किस किस प्रकार के स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया गया,
सब्सिस्टेंस मतलब किस प्रकार के सब्सिस्टेंस सतत रणनीति को यूज़ किया गया, जिसका उपयोग करके वे लंबे समय तक इन चीज़ों के वस्तुओं का उपयोग कर सकें और अपने जीवन स्तर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकें। तो आइए देखते हैं। इफ़ यू लुक मैप 1 and 2, you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappan culture. This culture also shared certain common elements, including subsistence strategy. The Harappans ate a wide range of plant and animal products, including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from find of chat grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in एशियन प्लांट ग्रेन्स। यानी कि अगर हम लोग मैप 1 और 2 को देखेंगे, मैप 1 ये रहा और 2 को देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि लोगों ने कई प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी बनाना शुरू कर दिया था। अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी को अपनाना शुरू कर दिया था। इन स्ट्रेटजी में एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल फार्मिंग, फिशरीज, ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट का कल्टीवेशंस, इन सब को शामिल किया गया था। वे लोग भारी मात्रा में पौधे और पौधे से संबंधित प्रजातियों से जानकारी रखते थे। वे लोग प्लांट और एनिमल्स को प्रोडक्ट खाते थे और जो कि कई वेराइटीज़ के होते थे। वे लोग फिश का भी यूज़ करते थे। चैड ग्रेन्स यानी कि वे लोग परिष्कृत अनाज खाते थे, जो कि आज के समय में व्यक्ति यूज़ करता है। उस समय इस प्रकार के जीवन शैली का निर्वहन करना एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात है। एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस फाइंड चेयर ग्रेन्स एंड सीड्स, और उस समय वे लोग सीड्स जैसे कि नट्स वगैरह का भी यूज़ करते होंगे। दीज आर स्टडी, ये तथ्य प्रमाणित है। इन्हें बॉटनिस्ट, वेल नोन बॉटनिस्ट के द्वारा इनको अप्रूव किया गया है, जिन्हें वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज के बारे में जानकारी हो। Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chicken pot, sesame, millet are found from the site in Gujarat. Finds of rice are relatively rare. यानी कि ग्रेन्स जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट से प्राप्त किए गए हैं, उनमें गेहूँ, बार्ले यानी जौ, लेंटिल यानी मसूर दाल, चिकन पी यानी कि अरहर का दाल या फिर अरहर का दाल, फिर शीशम, मिलेट्स, रागी मुख्य रूप से गुजरात के कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। चावल का उत्पादन वहाँ पर न के बराबर हुआ। कई जगहों से चावल के प्रमाण नहीं मिले हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, sheep, goat, buffalo and pig. Studies done by archaeologists and zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated. Bones of wild species such as goat, deer and gharials were also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves or obtained meats from other hunting communities. Bones of fish and fowls are also found. यानी कि उस समय जानवरों का अवशेष भी प्राप्त हुआ। उन जानवरों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर सम्मिलित हैं। इन स्टडी को मुख्य रूप से जो प्राणी प्राग्वैज्ञानिक यानी कि जो आर्कियोजोलॉजिस्ट है उसके द्वारा वेरीफाई किया गया। उसे कई प्रकार के हड्डियाँ भी मिली, जिनमें बोर, डियर और घड़ियाल शामिल हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग शिकार में विश्वास रखते थे, शिकार में रुचि रखते थे अथवा नहीं रखते थे, या फिर हो सकता है कि कोई और दूसरी कम्युनिटी जहाँ से जिसके साथ इनका कुछ विशेष संबंध रहा हो, जहाँ पर वे निरंतर आते जाते रहे हों। कहीं हो सकता है इन हड्डियों का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से हुआ हो। बट दैट सर्टेन that bones of animals were found in the site of Harappa and different sites of Harappa. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज यानी कि उस समय कृषि के अंतर्गत कार्य करने के लिए जो आवश्यक यंत्र की ज़रूरत थी, उनके बारे में आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। किन किन यंत्रों का उपयोग करते थे वे लोग उस समय। While the prevalence of agriculture is indicated
by find of grain. It's more difficult to reconstruct actual agricultural practices where the seeds broadcast on plug land. Representations on seals and terracotta sculpture indicate that bull was known, and archaeological extrapolate from this that oxen archaeology interpolate from that oxens were used in plugging. Moreover, terracotta models of the plug have been found at the site in Kolistan and at Banmali, Haryana. Archaeologists also found evidence of plug field at Kalibangan, Rajasthan, associated with early Harappan labor. These fields have two sets of furrow at right angle of each other, suggesting that two different crops were grown together. Archaeologists have also tried to identify tools used for harvesting. Did the Harappans use a stone plate set of wooden handles and they used metal tools? Most Harappan sites were located in semi-arid land where irrigations were probably required for agriculture. Traces of canals have been found at the Harappan sites of Sotugai in Afghanistan, but not in Punjab and Sindh. यानी कि जब हम लोग एग्रीकल्चर के प्रिवेलेंस की बात करते हैं हड़प्पन्स में, तो उसके कई साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि कई प्रकार के ग्रेन्स जो हड़प्पा के डिफरेंट साइट से डिस्कवर किए गए हैं. इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, परंतु इनसे जो उन लोगों के एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब किस प्रकार की खेती वे लोग करते थे, इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है. ऐसा हो सकता है कि जो सील्स मिले हैं उन पर कई प्रकार के जंतुओं को चित्रण मिला है, बुल्स, ऑक्सेंस. हो सकता है इन जंतुओं का उपयोग मुख्य रूप से खेत को जोतने में या फिर हल के साथ बांधकर कृषि कार्य करने में किया जाता होगा, परंतु इसके साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं. मुख्य रूप से टेरिकोटा मॉडल के प्लग यानी हल प्राप्त हुए हैं कोलिस्तान एंड बनमाली, हरियाणा से. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टेरिकोटा मॉडल्स का जो हल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है. तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कोलिस्तान एंड बनमाली, जो कि बेसिकली हरियाणा में लोकेटेड है. आर्कियोलॉजिस्ट ने कालीबंगन जो कि राजस्थान में अवस्थित है वहाँ पर हल के निशान प्राप्त किए हैं. प्लगेड फील्ड यानी जूते हुए खेत, हल के निशान प्राप्त किए हैं, जो कि दो हड़प्पा सिविलाइजेशंस के लेवल्स को बताता है कि उस समय भी लोग हल चलाने की कला से पॉसिबली वाकिफ होंगे. जो खेत होते थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे. उस समय उन खेतों का जो ज्यामितीय इंटरेक्शन था वो एक अद्भुत था. आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर इन वस्तुओं को भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि वे लोग कटाई किससे करते थे, हार्वेस्टिंग के लिए किन किन टूल्स का यूज़ करते थे. क्या वे लोग स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे या वुडन हैंडल्स यानी हाथ में पकड़कर जो कृषि कार्य किया जाता है, जो कटाई का कार्य किया जाता है, उसका उपयोग करते थे. परंतु इन सभी बातों पर अभी भी मतभेद है. संदेहास्पद स्थिति में इन सब बातों का अभी तक पूर्ण रूप से उत्तर नहीं मिल पाया है. कुछ हड़प्पन साइट्स जो कि सेमी एरिड, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का क्षेत्र सेमी एरिड टेरेन है. मुख्य रूप से वर्षा की मात्रा वहाँ पर बहुत कम होती है. यही कारण है कि अफगानिस्तान का टेरेन डिफ़िकल्ट होने के कारण इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है. ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, यानी कि सल्तनतों का कब्र. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है वहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई विदेशी आक्रमणकारी अपना साम्राज्य अधिक समय तक स्थापित करके नहीं रख सकता, जबकि वहाँ के लोग इन एरिड और सेमी एरिड टेरेन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं. वे लोग उन्हें डिसेंट निश्चित रूप से कर देंगे. इसी कारण से कोई भी साम्राज्य, कोई भी सल्तनत, वेदर वो अमेरिका हो या रूस, अफगानिस्तान में ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका, क्योंकि अफगानिस्तान का जो स्थलीय आकृति है वो इसके अनुकूल नहीं है कि वहाँ पर जाकर शासन किया जा सके. हाँ, थोड़े समय के लिए वहाँ के लोगों को अपने अधीन किया जा सकता है, परंतु उन पर शासन करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है.
कुछ हड़प्पा में जो कि सेमी एरिड, हाँ हम लोग कहाँ थे, सेमी एरिड रीजन, कुछ ऐसे हड़प्पा साइट्स मिले हैं जो कि सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड हैं। उन जगहों पर मुख्य रूप से वर्षा की नितांत कमी होती थी। वर्षा की कमी को पूरा करने के लिए भी उन लोगों ने कई प्रकार की पद्धतियों का ईजाद किया था। इनमें इरिगेशन सिस्टम बहुत मुख्य रूप से प्रचलित है। वे लोग इरिगेशन के लिए कैनल्स का यूज़ करते थे। इन कैनल्स के ट्रेसेस अभी भी मिले हैं। इन कैनल्स के रूट्स एंड पाथ्स अभी भी डिस्कवर किए गए हैं, बेसिकली अफगानिस्तान के सोरतुग से। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है, सोरतुग है एकमात्र ऐसा स्थल जो कि अफगानिस्तान में अवस्थित है, जो कि सोरतुग है। लेकिन इस प्रकार के सेमी एरिड और एरिड रीजन पंजाब, सिंध या राजस्थान के किसी क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि उसका भी जलवायुवीय प्रकृति सेमी एरिड एंड एरिड रीजन का ही है। यह पॉसिबल हो सकता है कि जो कैनल्स हैं वो शिफ्ट किए गए हैं बहुत पहले, जिसके कारण इसका वर्णन अभी नहीं मिला। इट्स ऑल्सो लाइकली दैट वाटर drawn from well were used for irrigation. Beside water reservoir found in Dhaulavira may have been used to store water for agriculture. ये पॉसिबल हो सकता है कि इन क्षेत्रों में सिंचाई करने के लिए वाटर रिजर्वियर बनाए गए हों या फिर वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए गए हों, जल संचलन प्रणाली, ताकि जब वर्षा जल या फिर अन्य प्रकार के जल को बहुत समय तक स्टोर करके रखा जा सके और जब उसे आवश्यक हो तो उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है, जैसा कि धौलावीरा में देखने को भी मिलता है। हाउ आर्टिफैक्ट वेयर आइडेंटिफाइड, जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के दौरान जो आर्टिफैक्ट मिले थे उन्हें आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया गया, चलिए आइए देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। दीज वेर मेड ऑफ स्टोन्स, मेटल्स एंड टेरिकोटा। दिस इज एन excerpt from one of the earliest report evacuation excavation at Mohenjo-daro. The best known Harappan sites, saddle cairns, are found in considerable number and they seem to have been the only means in use for grinding creel. As a rule, they were roughly made of hard, gritty and igneous rock of sandstone, mostly so sign of hard uses, as their bases are usually convex and they must have been set in earth or mud to prevent their rocking. Two main types has been found, those on which smaller stone post or rolled to and fro, and other which is the second stone were used as a pounder, eventually making the large cavity of nether stone. Cairns are former type of were probably used solely for grain, the second type possibly only for pounding herbs. The type were dubbed currying stone by our workmen. Our cook asked for the loan from one of the museum for far used in kitchen. ये जो है अर्नेस्ट मैके, जो कि उस समय इवैक्यूएशन एक्सकावेशन को इम्प्लीमेंट किया था 1937 में, उस समय उनके डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है, जिसमें वो कहा गया है कि जो फूड का प्रोसेसिंग होता था वहाँ पर वो भी एक अलग विशिष्ट पहचान था हड़प्पा सिविलाइजेशंस के लोगों को। उन्होंने कई प्रकार के बर्तनों को ईजाद किया था। ग्राइंडिंग करने के लिए अलग इक्विपमेंट उन्होंने बनाया, मिक्सिंग करने के लिए अलग बनाया, मिक्सिंग यानी मिलाने के लिए, ब्लेंडिंग करने के लिए मतलब दरदरा या कूटने के लिए अलग बनाया, कुकिंग यानी पकाने के लिए उनके पास अलग बर्तन था। ये बर्तन जो है वो मुख्य रूप से धातु, पत्थर और टेराकोटा से बना हुआ होता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के धातु को मिलने की संभावना अत्यधिक है, प्राप्त हुई है। सैडल कर्न जो कि नंबर्स यानी कि जो कि मोहनजोदड़ो में अत्यधिक संख्या प्राप्त हुई है, उससे यह लगता है कि यह जो कर्न्स है, यह जो बर्तन है, इसका मुख्य रूप से उपयोग ग्राइंडिंग करने के लिए यानी दरदरा कूटने के लिए यूज़ किया जाता था। एज ए रूल दे वे आर रफली मेड हार्ड, ग्रिटी, इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली सो साइन ऑफ हार्ड यूजेस। इस प्रकार का जो बर्तन था उसे मुख्य रूप से स्टोन से यूज़ किया जाता था, स्टोन से बनाया जाता था और मुख्य रूप से बहुत ही कड़ा और कठोर चीज़ों को कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता था।
इसको रोल दो तरह के बर्तन होते थे, एक को टू एंड फ्रो यानी कि दाएं और बाएं यूज़ किया जाता था, और दूसरे को कूटने के लिए यूज़ किया जाता था। जिसको कूटने के लिए यूज़ किया था मुख्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उन वस्तुओं का जो प्रकृति था वो अत्यधिक कड़ा था, जिसके कारण उन्हें कूटने की आवश्यकता होती थी, और जिन्हें पीसने की आवश्यकता होती थी यानी टू एंड फ्रो से वो मुख्य रूप से हर्ब्स थे। हम लोगों ने देखा होगा, मुख्य रूप से प्राचीन कथाओं में देखा होगा, जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें आप जड़ी बूटी या कई प्रकार के हर्ब्स को पीसने के लिए एक प्रकार के बर्तन का यूज़ किया जाता था। ये करी स्टोन शायद वही है जिनका उपयोग वर्कमैन्स और वहाँ के कुक्स करते थे खाना बनाने के लिए। अब हम लोग आते हैं और मोहनजोदड़ो, अ प्लांट अर्बन सेंटर। वस्तुतः हड़प्पा सिविलाइजेशंस के अंतर्गत कई प्रकार के क्षेत्र आते हैं, परंतु जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें मोहनजोदड़ो का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि मोहनजोदड़ो को कई प्रकार से जाना जाता है। मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो को वहाँ के अर्बन और प्री प्लान्ड सिटीज़ कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था वो ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत आता था। वहाँ के जो क्षेत्र थे वो दो भाग में अवस्थित थे, एक लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अपर हाउस जो था वो मुख्य रूप से मेन और समृद्ध लोगों के लिए था, जबकि लोअर हाउस गौण और सूक्ष्म लोगों के लिए, जो कि कई प्रकार के छोटे व्यापार से संबंधित हैं, उनके लिए था। सीटाडेल एक 3D एरिया था जो कि हड़प्पा के साइट से थोड़ी सी दूर पर अवस्थित था। यह अत्यधिक प्रसिद्ध एरिया था। Perhaps the most unique feature of Harappan civilizations was the development of urban centers. Let us look at which such centers Mohenjo-daro were closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Harappa. The settlement is divided into two sections, one smaller but higher, and another much larger but smaller. यानी कि मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत शहर प्रणाली संरचना को देखने के लिए मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशंस में सबसे पहले तो क्षेत्र जो था वो हड़प्पा का खोज किया गया था, परंतु मोहनजोदड़ो अब तक के प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता है। वो मुख्य रूप से वो क्षेत्र दो प्रकार के क्षेत्रों में डिवाइड था, दो प्रकार के सेक्शंस में डिवाइड था। पहला लार्जर सेक्शन था, लेकिन वो था स्मॉल, उसका जो स्ट्रेंथ था वो स्मॉल था। दूसरा स्मॉलर सेक्शन, लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, बहुत विस्तृत था। लोअर archaeological designate these as citadel and lower town respectively. Citadel owed its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks platforms. It was walled, which meant that it physically separated from lower town. The lower town was also walled. Several buildings were built on platforms which served as foundations. It has been calculated that if the laborer moved roughly 2 cubic meter in the earth daily, just put the foundations in the plains, it would have required 4 million persons there. In other words, mobilizing labor on a very large scale. Consider something. One of the platforms were placed. All buildings activity within the city was restricted to fixed area on platforms, so it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other science plannings include bricks which weathered sun-dried bricks where standardized ratio where the length and breadth were 4 times and twice height respectively. Such bricks were used at all Harappan settlements. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सीटाडेल्स मुख्य रूप से लोअर टाउन को डिजिग्नेट करता है, और लोअर टाउन जो था वो वॉल्स के द्वारा हायर वॉल से सेपरेटेड था। वैसे तो लोअर टाउन्स का भी अपना एक वॉल था जो कि प्रोटेक्ट करता था उस टाउन्स को कई प्रकार के बाह्य आक्रमणों से, बाह्य आपदाओं से, नेचुरल कैलामिटीज से, डिजास्टर से, जो कि उन्हें सुरक्षित रखता था। कई बिल्डिंग जो थे वो उस प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे जो कि फाउंडेशंस के ऊपर बने थे, यानी कि जिनका नींव बनाया गया था, जिनका आधार बनाया गया था, और कुछ जो थे वे आधारहीन थे। ऐसे आधारहीन टाउन्स मुख्य रूप से बहुत भारी संख्या में लोअर हड़प्पन साइट्स में लोअर मोहनजोदड़ो साइट्स में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के टाउन मुख्य रूप से मजदूरों के लिए बनाए जाते थे, वे बहुत भारी मात्रा में थे।
उन मजदूरों के पास सुविधाओं का अभाव था, उनके पास धन का अभाव था, इसलिए वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा था, मोबिलाइजिंग बहुत ज़्यादा था, लोग मास नंबर्स में रहते थे। जो बिल्डिंग एक्टिविटी था वो एक फिक्स्ड एरिया तक ही सीमित था, उसका जो इन्हेंसमेंट था, उसका जो स्ट्रेच था वो ज़्यादा एरिया तक नहीं था। कुछ साइंस जो है वो ब्रिक्स जो कि बहुत ही उन्नत किस्म के बनाए गए थे, बहुत ही एक निश्चित अनुपात में बनाए गए थे। इन अनुपातों को ध्यान में रख कर ही हड़प्पा सिविलाइजेशंस मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो की सभ्यता को विकसित किया गया था। ये ईंट मुख्य रूप से पके हुए होते थे। मुख्य रूप से हड़प्पा का जो हायर हाउस है या फिर जो हायर वॉल है उसके ऊपर का जो 2 मंजिला या 3 मंजिला भवन होता था वो पक्के ईंटों से बनता था। लोअर हाउस बनाने के लिए संभवतः निम्न कोटि के ईंट या फिर बिना पके ईंटों का यूज़ किया जाता होगा। लेइंग आउट ट्रेंड मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो निकास प्रणाली थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। If you look at the plan of the lower town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern, intersecting at large angle. It seemed that streets and drains were laid out first and then house built along them. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along the street. हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशंस को अगर नज़दीक से देखा हो, अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस के पास जो निकास प्रणाली की एक उन्नत व्यवस्था थी। हर घर के बाहर निकास प्रणाली का एक चिन्ह बना हुआ था जो कि घरों के ऊपर एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित दिशा में लगता था। यह मुख्य रूप से ग्रिड पैटर्न के ऊपर बनाया गया था जो कि एक दूसरे को राइट डिग्री पर काटते थे, रोड के समीप काटते थे। उनका जो हाउस बना हुआ था वे डोमेस्टिक वाटर को फ्लो करने के लिए एक निश्चित और एक बहुत ही दृढ़ ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण पहले ही कर दिया जाता था, जिसके कारण निकास प्रणाली में किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब जो उस समय के जो कलाकृतियाँ बनी थी, जो उस समय के डोमेस्टिक यानी घरेलू कलाकृतियाँ बनी थी, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रेसिडियल buildings. Many were centered on courtyard with room on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. This is also interesting that the apparent concern of privacy. There are no windows in the wall along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. Every house has its own bathroom paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. Some houses have remains of staircases to reach the second story to the room. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passers-by. Scholars have estimated that the total number of wells of Mohenjo-daro was about 700. यानी कि जो लोअर टाउन था मोहनजोदड़ो का वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का एक मुख्य उदाहरण था। कई लोग, कई व्यवसाय से संबंधित लोग भारी मात्रा में यानी एक गैदरिंग क्वांटिटी में वहाँ पर रहते थे। जो कंट्री यार्ड था, जो वहाँ का परिक्षेप्य था, नागरिक परिक्षेप्य था, वे एक्टिविटीज़ का केंद्र था। यानी वे वहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाते थे, जैसे कि बुनाई का काम होना, जैसे कि खाना बनाने का काम करना और अन्य भी कई प्रकार के आर्थिक कार्य जो कि उस समय संपादित की जाती थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, विशेष रूप से जब मौसम जो था वो हॉट रहता था, ड्राई रहता था उस समय। इसके अतिरिक्त जो ग्राउंड लेवल से जो मेन वॉल बनता था वो डायरेक्ट इंट्रेंस का व्यू नहीं देता था, डायरेक्ट इंट्रेंस का एक्सेस नहीं देता था, बल्कि जो उसका मेन इंट्रेंस होता था वो गलियों में खुलता था, ना कि रोड साइड में। जो हाउस था उस प्रत्येक घर में अपना खुद का सराना घर होता था जो कि ईंटों से पटा हुआ होता था। पूरी तरीके से सुनियोजित ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ होता था जिससे जो भी अपशिष्ट था वे आसानी से बहकर घर से बाहर निकल जाते थे।
कुछ जो हाउसेस है उनमें सीढ़ियों का भी अवशेष मिला है, यानी कि इससे इस बात का पता लगाना अत्यधिक आसान हो जाता है कि उस समय का जो घर बनाए जाते थे वो एक मंजिला, दो मंजिला या फिर बहुमंजिले होते थे, जिन्हें सीढ़ियों के माध्यम से एक मंजिले से दूसरे मंजिले पर जाना आसान होता था। कई स्कॉलर्स का मानना है कि जो कुएं होते थे वे बहुत ही प्लानिंग तरीके से बनाए जाते थे, जो कि प्रत्येक घर में मौजूद होते थे। ऐसे कुओं की संख्या लगभग अभी तक 700 आंकी गई है।